गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू टुडेस लेक्चर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट टाइम पर हम डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे और डेमोक्रेसी में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक सरकार का रूप होती है इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और जिसमें जो शासक है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो इतना हमने पढ़ा था। अब हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं कि कौन से लोग रूलर से हैं, या शासक किनको चुना जाता है, या फिर इसमें इलेक्शन किस प्रकार से होता है, और इसके अलावा वो कौन से लोग हैं जो रूलर को चुनते, शासक को चुनते हैं। और इसके अलावा फाइनली आता है कि जो गवर्नमेंट है, यहाँ पर जो सरकार का रूप है वो किस प्रकार का होता है। तो ये सारा हम यहाँ पर जो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दे रखा है, यहाँ पर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दे रखा है, वो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देगी। यहाँ पर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का अर्थ होता है डेमोक्रेसी की विशेषताएं या लोकतंत्र की विशेषताएं। जैसा कि अभी हमने तो पढ़ा है, डेमोक्रेसी का अर्थ होता है फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट, सरकार का एक रूप जिसमें जो शासक है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन है कि सरकार का किस प्रकार का रूप होता है, और इलेक्शन किस प्रकार कराए जाते हैं, रूलर्स कौन होते हैं, और वो लोग कौन होते हैं जो कि रूलर्स को चुनते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो यहाँ पर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की यहाँ पर पहले विशेषता है कि जो बड़े डिसीजन होते हैं वह जो इलेक्टेड लीडर्स हैं या जो निर्वाचित नेता है उनके द्वारा लिए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पाकिस्तान में, जो जनरल परवेज मुशर्रफ है उसने सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किया था अक्टूबर 1999 में। मीन्स सेना के बलबूते पर उसने जो डेमोक्रेटिक सरकार थी उसको हटा दिया, और इसके अलावा उसने स्वयं को उस देश का चीफ एग्जीक्यूटिव या जो मुख्य जो अध्यक्ष होता है या प्राइम मिनिस्टर के जैसे उसने स्वयं को घोषित कर दिया, और बाद में उसने अपना पद बदल दिया, और उसके बाद वह राष्ट्रपति बन गया, चीफ एग्जीक्यूटिव से प्रेसिडेंट बन गया। और 2002 में उसने जनमत संग्रह आयोजित करवाया। लेकिन जो जनमत संग्रह था वह भी जो जनमत संग्रह था उसके माध्यम से उसने अपने जो कार्यकाल है वो 5 साल बढ़ा लिए, 5 साल और बढ़ा लिए। लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया था, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मीन्स मानव अधिकार जो संघ है पाकिस्तान का, जो मीडिया है मीन्स न्यूज़ एजेंसी है, और जो समाचार पत्र है, और जो लोकतांत्रिक एक्टिविस्ट है, जो सक्रिय कार्यकर्ता है लोकतंत्र के, उन्होंने उस जनमत संग्रह को बताया कि वो क्या था, फ्रॉड था, या मीन्स यह छल कपट पर आधारित था। तो इस प्रकार यहाँ पर जो रेफरेंडम था वो क्या जनमत संग्रह वह पार्शियल मीन्स फेयर नहीं था, सही नहीं था, वो फ्रॉड था। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो जनरल परवेज थे वह सैन्य तख्ता पलट में सैन्य जो मिलिट्री है उसकी शक्ति से स्वयं को चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया था, और चीफ एग्जीक्यूटिव बनाने के बाद में वह प्रेसिडेंट बने। और इसके अलावा 2002 में उन्होंने जनमत संग्रह करवाया, और जनमत संग्रह के कारण उनको 5 साल का और उनके शासन में एक्सटेंशन या फैला हुआ मीन्स 5 साल और उनके शासन के कार्यकाल बढ़ गए थे। लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया था या ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मानव अधिकार जो संघ थे, और जो लोकतंत्र के जो सक्रिय नेता थे, उन्होंने कहा कि जो जनमत संग्रह था वह फ्रॉड था या छल पर आधारित था। जनमत संग्रह का अर्थ होता है मीन्स जनता जैसे अपना मत के माध्यम से निर्धारित करती है कि जैसे कोई सा शासक है उसका कार्यकाल बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये जनमत संग्रह का, या फिर जनमत संग्रह के और भी अलग अलग ऑब्जेक्टिव या अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। जैसे कि जनमत संग्रह यहाँ पर जैसे कि हमारे जो रियासतें थी जैसे हैदराबाद है, और इसके अलावा जैसे कि हैदराबाद और जूनागढ़। तो जूनागढ़ ये हम बात कर रहे हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री उसकी, तो जूनागढ़ वह जनमत संग्रह के या रेफरेंडम के द्वारा भारत में शामिल हुई थी। और इसके अलावा जो
हैदराबाद रियासत है, उसमें तो पुलिस कार्यवाही के द्वारा, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर ये भी एक रियासत थी, लेकिन वह जो विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल हुए थे। तो इस प्रकार यहाँ पर जनमत संग्रह का मीन्स अलग अलग लक्ष्य हो सकता है। इस प्रकार मीन्स यहाँ पर जो जनमत संग्रह हुआ था वो मेल प्रैक्टिसेस, दुष्टाचरण और छल पर आधारित था, और अगस्त 2002 में उसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया, जारी किया, और जिसकी वजह से जो पाकिस्तान का संविधान था उसमें संशोधन किया। अमेंड का अर्थ होता है संशोधन करना, और उस ऑर्डर के अनुसार जो राष्ट्रपति है वह राष्ट्रीय जो प्रांतीय सभाएं होती थी, जैसे कि लोकसभा या जो विधानसभा है, उसको डिसमिस कर सकता था, उसका विघटन, उसको डिसमिस या उसको समाप्त कर सकता था। और उसके बाद जो सिविलियन कैबिनेट थी, वह जो सिविलियन कैबिनेट वह सुपरवाइज करती थी, या उसको जैसे मीन्स जो इलेक्शन वगैरह या जो भी हमारे जैसे नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज है उसके जो इलेक्शन है या फिर इनका या जो शासन है उसको सुपरवाइज करती थी पाकिस्तान में सिविलियन कैबिनेट। और वह भी यहाँ पर मीन्स जो यहाँ पर सिविलियन का जो कार्य है, मीन्स सिविलियन कैबिनेट का जो कार्य है, सॉरी यहाँ पर जो अर्थ है मीन्स यहाँ पर अर्थ है सिविलियन कैबिनेट का जो कार्य है वह सुपरवाइज किया जाता था या उसका विश्लेषण किया जाता था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। मीन्स यहाँ पर जो यहाँ पर सिविलियन कैबिनेट के जो कार्य है, सिविलियन कैबिनेट के कार्य मीन्स जो नागरिक से संबंधित वर्ग होते हैं या विभिन्न प्रकार के इलेक्शन से रिलेटेड, तो इसका जो सुपरवाइज, इसके जांच पड़ताल का कार्य या देखरेख का कार्य नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा पाकिस्तान में किया जाता था, और उस पर कब्जा था मिलिट्री ऑफिसर्स का, जो सैन्य अधिकारी थे उनका कब्जा था। तो इस प्रकार जो लॉ है मीन्स लॉ को पास होने के बाद में जो इलेक्शन आयोजित होने थे नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में, तो इस प्रकार उस लॉ को पास होने के बाद में नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में इलेक्शन होने थे, और इसीलिए जो पाकिस्तान है उसमें इलेक्शन होना था, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके पास में कुछ शक्ति होती है, लेकिन अंततः जो पावर वहाँ पर पाकिस्तान में है वह मिलिट्री ऑफिसर्स के पास में, जनरल मुशर्रफ के पास में ही थी। तो इस प्रकार अंततः जो लास्ट में यहाँ पर जो मीन्स जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं या जो भी इलेक्टेड लीडर्स हैं उनके द्वारा शासन नहीं संभाला जाना था। कुल मिला के यहाँ पर जो जनरल मुशर्रफ या जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनमें ही जो पावर है, रूल की, शासन करने की जो शक्ति है उन्हीं में थी। तो इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पाकिस्तान में जो शासन था वह एक डेमोक्रेटिक, या पाकिस्तान में जो सरकार थी वह एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। तो इस प्रकार मीन्स मेजर हमने पढ़ा था फर्स्ट वाला, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, कि जो बड़े जो डिसीजन है वो जो निर्वाचित लीडर्स उनके द्वारा लिए जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में जो जनरल मुशर्रफ और जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, जो सैन्य अधिकारी, वही अब शासन से रिलेटेड या शासन से संबंधित निर्णय लेते हैं। तो इसलिए हम पाकिस्तान की सरकार को जो 2002 में मीन्स जो मुशर्रफ के समय पर जो सरकार थी उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ा है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यहाँ पर जो डेमोक्रेसी में शक्ति मीन्स यहाँ पर फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मीन्स यहाँ पर अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है वह उन लोगों में होना चाहिए जो कि लोगों के द्वारा निर्वाचित होते। मीन्स शासन से संबंधित जो डिसीजन लेने की जो शक्ति है वह इलेक्टेड मेंबर्स में, इलेक्टेड लीडर्स में होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। पाकिस्तान में जो मुशर्रफ और जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे वहीं अपना रूल से रिलेटेड या पावर फाइनल डिसीजन या कोई सा भी निर्णय लेना तो वही करते थे, इलेक्टेड मेंबर्स नहीं कर सकते थे। इसलिए हम जो पाकिस्तान की जो सरकार थी उसको डेमोक्रेटिक सरकार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे कि
जो मेजर डिसीजन या जो बड़े डिसीजन होते हैं शासन से रिलेटेड, देश से रिलेटेड, वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट, सेकेंड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट वाला मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, और इसके बाद सेकेंड फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। मीन्स यहाँ पर जो चुनावी प्रतियोगिता है वह स्वतंत्र और फेयर होना चाहिए, मतलब उचित होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, चाइना में इलेक्शन हर 5 साल के बाद में नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, और ये जो देश की जो पार्लियामेंट है, संसद है, और जिसको क्योंगो रेनमिन देबियो दुहाई कहा जाता है, मीन्स ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। जैसे कि हमारे देश की जो पार्लियामेंट है उसको संसद कहा जाता है, और इसके अलावा जो चाइना है उसकी पार्लियामेंट को ये यहाँ पर क्योंगो रेनमिन दाइबियो दहुई कहा जाता है, या नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो ये क्या पार्लियामेंट का नाम है, कोई कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं है। तो इस प्रकार प्रत्येक 5 साल के बाद में चाइना में इलेक्शन होता है, और यहाँ पर जो कांग्रेस है, मीन्स यहाँ पर नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, वहाँ के जो पार्लियामेंट है उसे शक्ति होती है कि वह राष्ट्रपति को, देश के राष्ट्रपति को अपॉइंट करे, नियुक्त करे, और लगभग वहाँ पर 3000 मेंबर्स होते हैं। वो पूरे चीन से इलेक्टेड होते हैं। मीन्स यहाँ पर नेशनल पीपल्स कांग्रेस में लगभग 3000 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं पूरे चाइना से, और कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो आर्मी से इलेक्ट होते हैं। लेकिन चुनाव से पहले जो कैंडिडेट है उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी सहमति आवश्यकता, उसके अप्रूवल या उसकी स्वीकृति आवश्यक है। अगर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कैंडिडेट को, जो चुनाव लड़ने वाला, उसको स्वीकृति नहीं देती है तो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो केवल वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के होते हैं, और या फिर जो 8 छोटी अलाइड पार्टियां हैं इससे जो जुड़ी हुई है उनको चुनाव लड़ने की आज्ञा थी 2002 और 3 में। ये जो हम बात कर रहे हैं 2002 और 3 के, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर्स, या जो 8 छोटी पार्टी जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई थी वो चुनाव लड़ सकती थी। तो इस प्रकार चीन में हमेशा जो सरकार बनती थी वह कम्युनिस्ट पार्टी की बनती थी। और उसके बाद में ये इस प्रकार का जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्शन है और फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन है, कि वहाँ पर स्वतंत्र और उचित चुनावी प्रतियोगिता है। क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है वह दबाव डालती थी, और वहाँ पर जो चुनाव है वो फ्री और पार्शियल नहीं हो रहे, तो इसलिए हम वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर मीन्स हम जो बात करें 2002 और 3, मीन्स 2002 और 3 में जो चुनाव आयोजित हुए थे और उसमें जो सरकार बनी थी उसको हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें जो चुनाव थे वो फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं थी। मीन्स वहाँ पर जो चुनाव थे वहाँ स्वतंत्र और उचित तरीके से नहीं हुए थे। तो इस प्रकार हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि जो लोकतंत्र है वह एक स्वतंत्र और जो फेयर है, मीन्स जो उचित चुनाव है उस पर आधारित होता है। दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, और जहाँ पर जो कोई सी भी पार्टी सत्ता में होती है उसके पास में एक खोने का या सत्ता खोने का मौका होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला जो पढ़ा था मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, और सेकंड वाला पढ़ा है कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मीन्स यहाँ पर जो स्वतंत्र और जो फेयर इलेक्शन है उस पर आधारित, या फिर कह सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, मीन्स स्वतंत्र और जो उचित है चुनावी प्रतियोगिता होती है। तो ये हमारे जो डेमोक्रेसी है उसका सेकंड फीचर है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, यहाँ पर थर्ड फीचर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थर्ड फीचर है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, मीन्स एक व्यक्ति को एक ही वोट दे पाता है और उसकी भी 1 वैल्यू, मीन्स एक समान मूल्य होते हैं। मीन्स प्रत्येक व्यक्ति एक वोट दे सकता है, और उस सभी व्यक्तियों जो वोट देते हैं उनका सभी का एक ही मूल्य होता है। जैसे कि 2015 में सऊदी अरब का जो महिला थे उनके पास में अधिकार नहीं था वोट देने का, और उसके बाद एस्टोनिया है वहाँ भी ऐसा एक रूल बना चुका था जिसमें
जो इसके सिटीजनशिप है, मीन्स यहाँ के एस्टोनिया में ऐसा रूल था कि वही लोग वोट दे सकते थे जो रशियन माइनॉरिटी को, तो इसमें जो बताया कि एस्टोनिया में एक ऐसा रूल था और जिसमें वही लोग यहाँ पर मीन्स वही लोग वहाँ पर उनका वोट दे सकते जो थे जो कि रशियन मेजोरिटी थी, लेकिन जो रशियन माइनॉरिटी थी वह वोट नहीं दे सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक और बताया है, नेक्स्ट यहाँ पर फिजी में, तो फिजी में जो इलेक्ट्रोल सिस्टम था वह इस प्रकार था कि जो इंडिजिनियस फिजी है, मतलब जो जो देशी फिजी है, मीन्स ये कंट्री का नाम है, तो यहाँ पर जो उसी देश के जो निवासी है उनके वोट को बहुत ज़्यादा मूल्य था इंडियन फिजियन की अपेक्षा, मीन्स भारतीय जो कि फिजी देश में रहने चले गए थे। तो इस प्रकार अगर किसी देश के चुनाव में होता है तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि वह उस देश की सरकार डेमोक्रेटिक है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा है थर्ड वाला कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। मीन्स प्रत्येक एक लोकतंत्र में प्रत्येक जो वयस्क नागरिक है, वयस्क नागरिक महिला या पुरुष दोनों हो सकते हैं, उनका एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक जो वोट है उसमें उसका समान मूल्य होना चाहिए, चाहे महिला या पुरुष देती। ओके, थैंक यू।